लाल किताब रावण ने अपने खून से लिखी थी। रावण ही हमारे संस्कृति, हमारे धर्म में एक ऐसी एंटिटी है जिनके बारे में कहा जाता है कि रावण ने 9 के 9 ग्रहों को काबू किया हुआ था। लाल किताब इंसान को इंसान बनना सिखाती है। इसलिए पंडित रूपचंद जोशी जी ने, और वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, ये बहुत लोगों को वहम है, उनके घर के बिल्कुल बैक साइड पे नागों की स्थान थी। वो खुद साधक थे। और तो भैया लाल किताब के बारे में करते हैं थोड़ी सी बात। आपने बताया कि लाल किताब, वही आप मेरे को बताओ, आप बताओ ऑडियंस को, जो आपने मेरे को आते ही बताया ना कि लाल किताब का रंग जो है वो लाल क्यों है। जी देखो, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं। इवन जो लोग लाल किताब को फॉलो भी करते हैं ना, एंड इफ यू आस्क मी, ट्रस्ट मी, मेरे को लाल किताब ना 5% या 6% से ज्यादा नहीं आती है। अच्छा अच्छा। बट दिस 5-6% इज इनफ टू ट्रांसफॉर्म्स पीपल लाइफ। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इस पर नहीं जाएंगे, विवाद हो जाएगा किसने लिखी किसने नहीं लिखी। बट आप ये समझ लो कि जो बिल्कुल रिसेंट, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था, आपसे भी पूछ लेता हूँ। एक रील रैंडम स्क्रॉल कर रहा था मैं, रैंडम स्क्रॉलिंग में एक रील आई कि लाल किताब रावण ने अपने खून से लिखी थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, रावण ही हमारे संस्कृति, हमारे धर्म में एक ऐसी एंटिटी है जिनके बारे में कहा जाता है कि रावण ने 9 के 9 ग्रहों को काबू किया हुआ था। इस पे एक बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। सो रावण के पास शक्ति थी सारे प्लैनेट्स को हिलाने की। ठीक है। ठीक है, तो जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था ना, तो रावण ने क्या कहा कि मेरा बच्चे का जन्म होने वाला है, मैं तो बेस्ट प्लैनेटरी पोजीशंस के साथ अपने बच्चे को जन्म दिलवाऊंगा। तो उसने सभी 9 के 9 प्लैनेट्स को 11th हाउस में डाल दिया। कुंडली के बंदी बना लिया था ऐसा कुछ। बंदी बना के 11th हाउस में, समझ लो कि 11th हाउस में डाल दिया। 11th हाउस में क्यों? क्योंकि 11th हाउस इच्छा पूर्ति का घर है, हाउस ऑफ डिजायर्स का घर 11वां भाव है। तो रावण ने क्या किया? 11, अब राक्षस क्या थे? इच्छाएं थी कि मेरे को ये वरदान मिल जाए, ये शक्तियां मिल जाए। डिजायर्स ही तो है कि उनके हर डिजायर्स पूरे हों। तो क्या हुआ, जैसे ही मेघनाथ का जन्म होने ही वाला था, जिस क्षण उससे ठीक, आप समझ लो 10 सेकंड पहले, हाइपोथेटिकली, शनि देव ने एक पैर आगे रख दिया 11वें भाव से 12वें भाव में, जिसकी वजह से मेघनाथ अल्प आयु हुआ। ओके। मेघनाथ रावण से पहले देहांत हुआ था उनका। सही बात है। तो शनि ने देखा, इधर से मेघनाथ का जन्म हो गया, उसने देखा कि शनि ने एक पैर आगे कर दिया, मेरा बेटा बलपायु। उसने अपनी तलवार उठाई, फेंकी, शनि की टांग काट दी। अब जो शनि की टांग कटी, उससे गुलिका का जन्म होता है। गुलिका एक एस्ट्रोलॉजिकल टर्म है, अच्छा। उसको शनि ही माना जाता है, लेकिन वो शनि की कटी टांग है। तो गुलिका चली गई 12वें भाव में और शनि आ गया 11वें भाव में, जिसकी वजह से मेघनाथ अल्पायु हुआ। अगर देखा जाए तो मेघनाथ रावण से भी ज्यादा पावरफुल था, और मेघनाथ एक लौता वैसा शख्स था जो श्री राम की टीम पर डैमेज कर पाया था। लक्ष्मण जी को मूर्छित किया था उन्होंने। सही बात है। उसके अलावा आपने सुने? नहीं। उसके पास वो पावर्स थी, बट शनि का एक कदम आगे होने की वजह से अल्पायु। यानी कि कुंडली इंसान को पावरफुल बना सकती 100%। मैं दोबारा कह रहा हूँ, कुंडली चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो, कोई भी राइज कर है। सकता है। कुंडली को चेंज करा जा सकता है। चेंज नहीं भैया, अब देखो, जैसे ये लाइट हमारे ऊपर पड़ रही है, ठीक है, इसको आप समझ लो कि ग्रहों का इंपैक्ट हमारे पे पड़ रहा है। ठीक है। अगर मेरे पे ये पड़ रहा है और ये मेरे लिए सही नहीं है एज पर एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, तो मैं कभी भी उस लाइट को चेंज नहीं कर सकता। नो वन इज दैट पावरफुल। कोई साधु, कोई गुरु, कोई एस्ट्रोलॉजर इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो लाइट को बंद कर दे या लाइट को चेंज कर दे। लेकिन अगर यहीं पे सपोज ये लाइट मेरे को दूसरी जगह पे चाहिए, अगर मैं एक रिफ्लेक्टिव ग्लास लगा लूं, तो जहां पे मेरे को लाइट चाहिए मैं वहां डाल दूंगा। ओके। तो हम प्लैनेट्स को चेंज नहीं कर सकते, हम प्लैनेट्स की एनर्जीज को चैनलाइज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। वो रूटीन प्रैक्टिसेस में भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जेमस्टोन्स डालने पड़ते हैं या कुछ ऐसा करना पड़ता है। नॉट इम्पॉर्टेंट। ये हो सकती है। 100%। लाल किताब के बारे में थोड़ा और बताओ आप। तो लाल किताब के बारे में अगेन हम रावण की बात कर रहे थे। देखो, ये ज्ञान सारे आए रावण से ही हैं और कुछ ऋषियों से। ठीक है, ब्रह्मा जी ने ऋषियों को ये ज्ञान दिया। तो ब्रह्मा जी के ग्रेट ग्रैंडसन रावण है, तो उनको तो ये ज्ञान विरासत में ही मिला ना, हम ये कह सकते हैं। सो रावण का पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी में एक रावण संहिता आती है, एक काली किताब आती है, एक लाल किताब आती है। ये सब, इस सब में रावण का रोल कुछ ना कुछ तो मैंने जरूर थोड़ी है। सी पढ़ी है रावण सही था, और उसके अंदर भूत पिशाचों के बारे में बहुत स्ट्रांगली चीजें लिखी हुई है 100% लिखी गई हैं और तरीके बताए हैं कि कैसे आप भूत को बुला सकते हो, हाँ। या किसी पर है तो उसको कैसे काट सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट में जो पंडित रूपचंद जोशी जी, बहुत पूजनीय है हमारे लिए भी,
तो उन्होंने इस ज्ञान को दोबारा जागरूक किया और 5 ग्रंथ आए, सभी को पता है। 1952 एक लास्ट ग्रंथ है जो उन्होंने लिखा था, और वो ग्रंथ में बहुत जान है, ये मैं भी मानता हूँ। तो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये तंत्र की किताब है या टूने टोटके की किताब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाल किताब का सबसे पहले बता दूं रंग लाल क्यों है। लोग अलग अलग कहानियां बताते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा लॉजिक दूंगा जिसको कोई भी काट नहीं पाएगा। अब आप किसी वकील के दफ्तर चले जाओ, आपको 2 कलर्स की किताबें जरूर मिलेगी, एक ग्रीन और एक रेड। जो ग्रीन किताब होती है एक वकील के ऑफिस में, वो होती है बुक ऑफ अमेंडमेंट्स एंड सिविल लॉ, यानी जो चेंजेस आने चाहिए सोसाइटी में या सिविल केस है उसको कैसे ठीक करना सही चाहिए। बात है। एक होती है उनके पास लाल रंग की किताब। जो लाल रंग की किताबें वकील के ऑफिस में होती हैं वो है सेट्स ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स कि अगर लॉ बताते हैं कि किसी ने किसी का मर्डर किया तो 302 लगेगी, नो इट इज अ रूल, ठीक है, वो रेड है। वो रेड है। तो लाल किताब इज ऑल्सो बुक ऑफ रूल्स कि कोई इंसान अगर अपनी कुंडली के हिसाब से ऐसा करता है तो उसके साथ ये होगा, वैसा करता है तो ये होगा। अब रूल्स जो हैं स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो किए जाते हैं, और स्ट्रिक्टनेस का प्लेनेट है मंगल, और स्ट्रिक्टनेस का कलर है रेड। ट्रैफिक सिग्नल्स की लाइट लाल ही क्यों? रुक जाओ, समझ गए? रेड लाइट एरिया, हम ये वर्ड बहुत सुना है हमने, यानी कन्फाइंड एरिया, यानी उससे बाहर कुछ नहीं और उसके अंदर जो होगा अंदर ही रहेगा, कन्फाइंड। इसलिए लाल किताब का रंग भी इसलिए लाल है बिकॉज इट इज अ सेट ऑफ रूल्स जो फॉलो करने चाहिए। और उधर लिखा है अगर नहीं किया तो करके देख, इतनी स्ट्रांग है। अच्छा। हाँ, जैसे मैं सूरज बुध 3rd हाउस की बात कर रहा हूँ, किसी का सूरज बुध 3rd हाउस में है, तो अगर वो व्यभिचारी नहीं है, ठीक है, तो लाल किताब कहती है भाई करके देख ले, ये रूल है, तू करके देखेगा तेरी लंका नहीं जाएगी। तो काफी जगह पे मेंशन है नहीं किया तो करके देख ले। अच्छा, लोगों को साफ साफ ये चीजें उसमें साफ साफ बंदा बनाती है लाल किताब, इंसान को इंसान बनना सिखाती है। और लाल किताब एक लौता ऐसा ज्ञान है, एक लौता ऐसा ज्ञान है दैट टेक्स अस बैक टू द ट्रेडिशंस। ट्रेडिशंस की अगर हम बात करें तो पहले जमाने में वॉशरूम्स घर से बाहर होते थे, वॉशरूम राहु का होता है, ठीक है। अब जिस वॉशरूम को हम घर पे जगह नहीं देते थे, आज लोगों को अटैच्ड चाहिए, ठीक है, और आज के ज़माने में ज़रूरी भी है। अब बॉम्बे जैसे या दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज में हम कहें कि यार अटैच वॉशरूम नहीं लेना या वॉशरूम घर से बाहर रखो, पॉसिबल ही नहीं है। लोग वास्तु कराना बंद कर देंगे मेरे से। तो हर चीज़ का इलाज है। अब राहु जो है वो एक नेगेटिव प्लेनेट है, ठीक है, शैडो छाया प्लेनेट है जो दिखता भी नहीं, ठीक है। अब अटैच्ड वॉशरूम मेन बेडरूम के साथ, मास्टर बेडरूम के साथ, बेडरूम होता है जी शुक्र का। शुक्र कंफर्ट का और मैरिज एसोसिएशन का कारक है, और राहु शुक्र का कट्टर दुश्मन है। कैसे? क्योंकि शुक्र उपजाऊ मिट्टी है और राहु अंधेरी है। अब उपजाऊ मिट्टी है, अंधेरी आई तो मिट्टी उड़ जाएगी, मिट्टी उड़ेगी, ठीक है। तो अगर वैसे केसेस हो तो चंद्र का सहारा लिया जाता है। एक सिंपल सी, जिनकी कुंडली में वीनस राहु एक साथ है, अगर वो अपने वॉशरूम में एक सिल्वर वायर लगा दें, वॉशरूम के अंदर एक रेड लाइट लगा दें परमानेंट 0 वॉट की, उनका राहु शांत रहेगा, लेकिन असर फिर भी देगा, बस उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब ट्रेडिशंस ही तो है। हमारे पूर्वज कहते हैं वॉशरूम घर के अंदर नहीं चाहिए, ठीक है। अब जैसे नॉर्मल ट्रेडिशंस ले लो, कोई औरत की शादी होती है, वो पहली बार ससुराल जाती है, चावल की कलश को क्यों पैर मारती है, पता है आपको? नहीं, किसी को नहीं पता। बस ये मतलब शुभ माना जाता है। वो क्यों माना जाता है ये नहीं। वो एक्चुअली में शुभ नहीं है, अच्छा, वो अशुभ को रोकने के लिए है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अशुभ को रोकने के लिए है तो शुभ हुआ। पर आप ये देखो कि लक्ष्मी घर पर आ रही है, एक औरत नवविवाहित घर पर आ रही है, तो वो अन्न के कलश को पैर क्यों मार रही है? इसका लॉजिक क्या है? क्या लॉजिक है? देखो, अब एक एनर्जी, एक औरत घर में आएगी तो बाकी मेंबर्स के साथ एनर्जीज कोलाइड भी होगी, कुछ अच्छी चीजें भी होंगी, कुछ बुरी चीजें भी होंगी, ठीक है। बट एक सिंपल चीज, मेंटल पीस किसी ना किसी का भंग जरूर होता है एक नई शादी में, यानी कोई ना कोई मेंटल तनाव कि नई लेडी आई है, उसकी चीजें कुछ पसंद नहीं, उसकी आदतें कुछ पसंद नहीं, तो हर घर में होता है। तो चावल चंद्र है और घर का मेंटल पीस सभी मेंबर्स का भी चंद्र है। तो जब औरत पहली बार घर पर आ रही है तो उसको कहा जाता है ये ले चावल जो चंद्र है, तूने जो शांति भंग करनी है यहीं पे कर दे। ओके। ताकि उसके बाद, अब देखो जरूरी नहीं कि लड़कियां ही खराब होती हैं, ससुराल भी खराब हो सकता है। तो किसी भी केस में घर की शांति भंग ना हो तो अभी कर दे,
ये किसी को पता ही नहीं, हाँ, बस फॉलो कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये ट्रेडिशंस भी चलते जा रहे हैं वापस। कि भाई छोड़ने जाता है जी घर पे फर्स्ट टाइम जब कोई लड़की जाती है, क्यों? क्योंकि भाई मंगल है, ठीक है, मंगल का काम है चीजों को पकड़ के रखना। घर की खुशी मंगल है, रिश्ते मंगल हैं, कि भाई इसलिए जाए ताकि वो खुशियां घर पर बरकरार रहें। तो ये लॉजिक्स है, तो ये सब ट्रेडिशंस हैं जो लाल किताब सिखाती है। लाल किताब कहती है मंगल खराब तो किचन में खाना खाओ। पहले सबको पता है कि किचन में ना चौखटे होती थी, बैठने की जगह बैठक, खाना खाने के लिए बहुत किचन सारे के लोगों अंदर ही में होती। भाई मैंने घर में अभी भी देखा है, अपने जानने वालों के भी बता रहा हूँ मेरे, लेकिन आपने आज बताया ना तो क्या उनका किचन बहुत बड़ा है और किचन में डाइनिंग टेबल है। बिल्कुल, तो उससे क्या होगा? और मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बस इतना बोला कि मैंने वास्तु कराया है। अब ऐसे घरों में ना, अगर बड़ी फैमिलीज हैं हाँ, तो ऐसे घरों में रिश्तों में कभी दिक्कत नहीं आती। नहीं तो लोग क्या करते हैं, बेडरूम में बेड के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं, मैं तो बेड पे ही खाता हूँ भाई, तो उससे भाई राहु और मंगल दोनों थोड़े खराब होते मेरे को तो बेड पे चाहिए खाना। हैं। तो राहु मंगल डिस्टर्ब करते हैं, वो कुंडली में पता लगता है कि आपके मंगल राहु कहाँ है, और उन जगहों पर इम्पैक्ट 100% आएगा। चलो भाई मैं छोड़ूंगा अब इन चीजों को, हाँ, बैठूंगा डाइनिंग टेबल पे ही है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। लाल किताब आपको अपने ट्रेडिशंस से जोड़ती है, तो जो लोग भूल चुके थे, तभी इस किताब का, इस ग्रंथ का वापस जागरूक होना बहुत जरूरी था। हाँ, इसीलिए पंडित रूपचंद जोशी जी ने, और वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, ये बहुत लोगों को वहम है, उनके घर के बिल्कुल बैक साइड पे नागों की स्थान थी, वो खुद साधक थे। और जो लोग कभी उनके पास गए हैं, मेरे पास वो क्लाइंट्स भी अभी हैं, तो वो पंडित रूपचंद जोशी जी के बारे में कुछ चीजें बताते थे कि वो जब गुस्से में होते थे ना, वो बोलते थे कि, पंजाबी में बोल रहा हूं, कि दिने तुसी नहीं सोन दिंदे, राती वो नहीं सोन दिंदिया। यानी दिन में आप लोग आ जाते हो, आप परेशान करते हो, यानी क्लाइंट्स, और रात को मेरे को वो चीजें नहीं सोने देती। कौन सी चीजें? किन चीजों की बात कर रहे थे वो? सुपरनेचुरल। सुपरनैचुरल। तो उनके बिल्कुल पीछे नाथों की जगह थी जिनकी वो साधना करते थे। ही वॉज अ साधक। ये आपने पहली बार सुना होगा। फरवाला पिंड जहां से वो बिलोंग करते थे, वहां पे जाके देखना, आज भी उन नागों की स्थान है। बहुत दम था, बहुत दम था, बहुत दम था। मतलब छोटा सा रेफरेंस बता रहा हूँ, सपोज उनके पास एक क्लाइंट आया, ये भी रियलिटी है, कि पैसों से बहुत परेशान। तो सपोज आज संडे है, पैसों से परेशान मतलब पैसों पैसों की से तंगी से? परेशान, पैसा नहीं, पैसे की तंगी। जैसे कोई क्लाइंट आ गया उनके पास कि पैसों की बहुत तंगी चल रही है, तो उन्होंने एग्जैक्टली उपाय पता क्या बोला? कहते आज से ठीक 4 दिन बाद इतने बजे 3 घर छोड़ के चौथा जो घर है तेरे साथ, उधर से एक इंसान बाहर निकलेगा, उसके हाथ में कंगन होंगे जो वो बेचने जा रहा होगा अपनी बीवी के। वो कंगन खरीद के अपनी बीवी को डलवा देना, पैसा आना शुरू हो जाएगा घर पे। ये ताकत थी इनकी कि 4 दिन बाद इतने बजे उस घर का मुखिया घर से बाहर जाएगा जिसके हाथ में कंगन होंगे जो वो बेचने जा रहा है। उसको खरीद लियो, अपनी बीवी को पहनवाना शुरू कर दियो, तेरे घर में पैसे आने नहीं रुकेंगे। ये थी इनकी ताकत। ये तो एक छोटा सा इंसिडेंस बताया। जो लोग आज भी सपोज किसी के माता पिता जाते हों उस टाइम पे, आज भी स्टोरीज हैं उनकी जो बताते हैं कि वो ये बताते थे, वो बताते थे। उनको लाल किताब बहुत ज्यादा अच्छी आती थी। एंड लाल किताब इज अ बुक ऑफ कोड्स। ये एक कोडेड ग्रंथ है, कोडेड ग्रंथ, जहां पे सिर्फ कोड्स हैं, जिसमें समर्थ है, जो सक्षम है, वो डिकोड कर लेगा। छोटा सा उदाहरण दूं, लाल किताब का एक श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए जानना और व्यूअर्स के लिए भी, ताकि अवेयरनेस बढ़े। लाल किताब का एक श्लोक है, असर उन 9 ग्रहों का उन सभी पर होगा, परिंदा पशु और इंसान। दोबारा बोल रहा हूं, असर 9 ग्रह का उन सभी पर होगा, परिंदा पशु और इंसान। ये खत्म, कोड खत्म, कोई व्याख्या नहीं। क्या समझे मतलब? हम क्या समझेंगे, ये बोलेंगे ना कि 9 ग्रहों का असर इंसान पे भी है, पशुओं पर भी है और पक्षियों पर भी है। हम ये सोच के आगे निकलेंगे। ऐसे ही सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये श्लोक पढ़ के आगे निकल जाते हैं। इस एक एक श्लोक पर पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। एक एक श्लोक पर पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है अगर ध्यान से पढ़ो। अब इस श्लोक का असली मीनिंग आपको मैं बताता हूं।
असर 9 ग्रह का उन सभी पर होगा, परिंदा पशु इंसान। परिंदा दूर से उड़ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, उड़ रहा है। कोई मर गया, हम एक दिन अफसोस करेंगे, भूल जाएंगे दूसरे दिन के कोई परिंदा मरा भी था। तो परिंदा होते हैं हमारी मटेरियलिस्टिक चीजें। फोन टूट गया, कोई बात नहीं, 1-2 दिन दुख होगा, नया आ जाएगा। जूता टूट गया, कोई बात नहीं, नया ले लेंगे। तो परिंदा है हमारी मटेरियलिस्टिक चीजें। पशु, पशु क्या चीज है? वो चीजें जो हम घर लाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनसे सेवा करवाते हैं। गाय रखी, चारा दिया, दूध निकाला। कुत्ता रखा, खाना डाला, रखवाली करवाई। गॉट इट? तो वो पशु हमारे रिश्तेदार हैं, जिनको हम कभी कभी फायदा देते हैं, जिनसे हम कभी कभी फायदा लेते हैं। अंडरस्टूड? और तीसरा है इंसान, यानी सेल्फ। यानी किसी भी प्लेनेट ने अगर डैमेज होना है, वो पहले आपको हिंट्स देता है, मैं खराब हो रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का अगर केतु खराब होना है, तो केतु जूता है, जब हम बात कर रहे थे, तो पहले जूता चोरी हो जाएगा, मंदिर गए, या जूता फट जाएगा, यानी आपका केतु परिंदा वाली स्टेज पे चला गया, स्टेज 1। इसका स्टेज 2, स्टेज 1 क्या था? मटेरियलिस्टिक चीजें। केतु जूता होता है या फर्नीचर होता है, फर्नीचर की टांग टूट जाएगी या जूते खराब हो जाएंगे। तो यानी केतु डैमेज करने के लिए स्टेज 1 पर आ गए। स्टेज 2 क्या थे? पशु यानी रिश्तेदार। केतु दर्शाता है मामों को, मेटरनल अंकल यानी माता के भाई, और केतु दर्शाता है नर संतान, बेटा। तो पहले जूता फटेगा, उसके 1.5 महीने के अंदर, 43 डेज के अंदर अंदर, या मामे को कोई दिक्कत आएगी या बेटे को कोई दिक्कत आएगी। तो इससे पता लग जाएगा कि प्लेनेट पशु वाली स्टेज पे आ गए हैं, स्टेज 2 पे। अब डैमेज आना है इंसान पर, यानी खुद पर। अब खुद पर केतु क्या डैमेज दे सकता है? केतु सफर का कारक है, वो एक्सीडेंट करवा देगा। केतु सर्जरी का कारक है, वो सर्जरी करवा देगा। लेकिन हमें क्या दिखता है? यार मेरी सर्जरी हो गई। अरे यार, उससे पहले प्लेनेट ने तेरे को 2 बार मौके दिए थे कि अभी भी उपाय कर ले। असर 9 ग्रह का उन सभी पर होगा, परिंदा पशु इंसान। तो मैं सभी व्यूअर्स को सिर्फ एक बात बोलता हूं, आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग आ गई कि गुरु क्या क्या चीजों को दर्शाता है, किन रिश्तेदारों को दर्शाता है, और हमारी लाइफ में गुरु किसको दर्शाता है। ऐसे ही सभी प्लैनेट्स के बारे में अगर एक जनरल अवेयरनेस आ जाए, जो मेरा एक फाइनल मोटिव है कि समाज को एटलीस्ट मैं जीना सिखाऊं अवेयरनेस के साथ। अगेन द वर्ड इज अवेयरनेस। तो हमें पता लग जाएगा ना हमारा कौन सा प्लैनेट डैमेज हो रहा है। बेडशीट पे छेद आ गया, हम रैंडमली छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, छेद आ गया। कार पे स्क्रैच आ गया, हम कहते हैं कोई बात नहीं, कार पे स्क्रैच आ गया। अब मैंने आपको बोला आपके कार के पिछले वाला टायर पंचर हुआ है, कैसे बताया? क्योंकि जो प्लैनेट डैमेज दिख रहा है, मैंने बताया कि वो फर्स्ट स्टेज पे आ गया, मटेरियलिस्टिक चीज है पंचर होना। ये है एस्ट्रोलॉजी की डेप्थ, और ये है लाल किताब की डेप्थ। मैं कभी भी बताता नहीं हूं। मैंने 2 बिग बॉस के नाम मैंने तब बताया किसी को, उसके बाद मेरे बहुत ज्यादा इंटरव्यूज हुए बिग बॉस के बाद भी, नाम मैंने तब बताया। तो दीपक भाई, शायद आपको और ऐसा है, ये आप 4th गेस्ट हो जो सेम बात बोल रहे हो कि आपका और ऐसा है भाई, और कि शायद हम आपके चीजें- व्यूअर्स को ये सुननी हो। सही बात है। तो मैं तो भाई यही मानता हूँ कि मेरे व्यूअर्स थोड़े से स्पेशल हैं। उनको ऐसी चीजें सुनने को मिल जाती है।